what are the practical significance of electric field? What is the meaning of significance of electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़, उसका अस्तित्व। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई रियल चीज़ है या ऐसे ही हम खाली ख्याली पुलाव पका रहे हैं, इमेजनरी है? ठीक है, क्या वाकई में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे लिए कुछ करके दिखाता है या नहीं? देखिए, सिग्निफिकेंस किसी चीज़ को कब बोलना होता है, कोई चीज़ कब हमारे लिए सिग्निफिकेंट होती है, यूज़फुल होती है, जब वो हमारे लिए कुछ वर्क करके दिखा सके, फोर्स लगाए वर्क करके दिखा सके। तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? क्या है? सिग्निफिकेंट है। कुछ काम करके दिखा सकती है तो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे लिए सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो इसका फैसला कैसे होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ फोर्स लगा के वर्क कर सकती होगी तो हमारे लिए सिग्निफिकेंट होगी, यूज़फुल होगी, नहीं तो फिर खाली इमेजनरी चीज़ ही होगी वो। ठीक है ना, रियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड या इमेजनरी होता है, सिग्निफिकेंट होता है या नहीं होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे लिए सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, इसका फैसला हम एक्सपेरिमेंट से करते हैं। किससे? छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स। हर एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट हमको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाकई में कोई चीज़ होती है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट हमने स्टार्टिंग में किया था, वो पेन को रब करके, प्लास्टिक को रब करके हमने उससे पेपर पीस उठवाया था, याद है आपको? देखे थे कि नहीं? अच्छा, जैसे ही हम पेपर पीस उठाने के लिए प्लास्टिक को या ग्लास को चार्ज करके, रब करके ऐसे नज़दीक लाते हैं, तो उसको बिना टच किए जैसे ही आप नज़दीक में रखते हो वो पेपर पीस को उठा लेता है हवा में। ये टच नहीं होता, आप थोड़ा सा नज़दीक रखिए, बढ़िया चार्ज रहिए, टच नहीं कीजिए, हवा में इसको ऐसे रखिए और आप देखेंगे यहाँ से पेपर पीस उठ के ऊपर इसमें चिपक जाता है। देखा आपने? करके देखिए, पेपर पीस उठ के इसमें चिपक जाता है। ठीक है, ये बताता है कि देखो भाई, बीच में तो कुछ नहीं था, मीडियम क्या था? एयर, खाली था, कुछ नहीं था, लेकिन हमने इसको टच भी नहीं किया, बिना टच किए पेपर पीस उठा और उठ के इसमें चिपक गया। तो कोई तो होगा ना जो पेपर पीस को उठा के इसमें चिपकाता होगा, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकली दिखता है हमको। बिना टच किए पेपर पीस ऊपर उड़ के आ जाते हैं, इसमें चिपक जाते हैं, और बीच में एयर है, कुछ भी नहीं है उठाने वाला, कुछ नहीं दिखता। तो कोई तो होगा जो इसको उठा के इसके पास चिपका देता होगा। वो कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं? बोलिए, हुआ कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि वर्क करके तो दिखा रहा है, भले इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ना दिखता हो, लेकिन वर्क तो करके दिखा रहा है ना। बोलो, करता है ना जी, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करवाता है, वर्क करता है, पेपर पीस को उठा लेता है। तो ये सिग्निफिकेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आगे चल के आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें आप ये पढ़ेंगे कि जितनी चीज़ें हमको दिखती हैं वो सब इसी की वजह से दिखती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो हमको दिखना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये पहली बार सुन रहे होंगे, हमको तो लगता है कि लाइट रेस आती है, किसी चीज़ से टकराती हैं, आँख में पड़ती हैं तो हमको दिखता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअल में दिखने का कारण क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम हर चीज़ देख सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कुछ नहीं देख सकते। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसका डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, ओके। दूसरे एविडेंस भी हमको मिलते हैं बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट से कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाकई में कोई चीज़ है, उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है भी या नहीं। वो एक्सपेरिमेंट भी आप आगे चल के पढ़ेंगे, आप एसी के चैप्टर में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में आप पढ़ोगे। देखिए, एक चीज़ तो आप ये समझिए कि एक चार्ज है, तो चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करता है? दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाने का काम करता है। ठीक है, चार्ज पर फोर्स लगाने का, और फोर्स लगा के उसको मूव भी करा सकता है। एक चार्ज यहाँ रखा है, दूसरा चार्ज आप लेके आओ, टच नहीं करो, आप देखोगे ये भाग जाएगा ऐसे, बिना टच किए इस पर फोर्स लगा और ये भाग गया। तो फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट किया कि नहीं इसने? होता है कि नहीं? होता है। ठीक बात, ओके। अब आपको ये मालूम है कि एक चार्ज चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। ठीक बात। अगर मैं इस चार्ज को ऐसे हिलाना शुरू कर दूं और इसको वाइब्रेट कराने लग जाऊं, ऑसिलेट करवाने लग जाऊं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, अगर ये सोर्स ही वाइब्रेट करने लग जाए, ऑसिलेट करने लग जाए, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होने लगेगी? वाइब्रेट होने लगेगी। जैसे इससे एक रस्सी हमने बांधा, धागा बांधे, एक रस्सी या धागा,
और इसको पकड़ के ऐसे हिलाना शुरू कर दिया, तो बीच में जो धागा बंधा होगा आप समझ सकते हैं वो कैसे मूव करता होगा, ऐसे 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 पानी की लहर जैसे स्ट्रिंग। इमेजिन हो रहा है कि नहीं? जैसे एक रबर का टुकड़ा ऐसे बांधिए और उसको ऐसे दबा के छोड़ दीजिए तो वो कैसे करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। तो अगर एक चार्ज को हम पकड़ के ऑसिलेट करवा दें तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होने लगेगा, ऑसिलेट। अब वो ऑसिलेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी चार्ज पर पड़ेगा तो उस चार्ज को फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ऑसिलेटिंग है तो वो इस चार्ज को पकड़ के इसको भी ऑसिलेट करवाना शुरू कर देता है, चार्ज को। समझ में आया? और इसी वजह से हमको दिखाई देता है, इसी वजह से हमारे सेल फोन काम करते हैं, हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करती हैं, हमारे घर का टीवी चलता है, हमारा रेडियो चलता है, हमारे सेल फोन, मोबाइल, सारी चीज़ें इसी से काम करती हैं। समझ आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा? मोबाइल टावर में एक चार्ज वहाँ पर ऐसे ऑसिलेट होता है, एक चार्ज मोबाइल के टावर में ऊपर ऐसे ऑसिलेट हुआ। अब उसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी अगर मेरे मोबाइल के अंदर पड़े हुए सिम कार्ड की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी मेरी मोबाइल की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, किसी ने मेरा नंबर डायल किया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी मेरे सिम कार्ड की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, ठीक है। अगर मैच हो गई तो ये वाइब्रेट करता हुआ चार्ज क्या बनाएगा, एक वाइब्रेट करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड आया क्योंकि मेरे मोबाइल की फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर रही है, मेरे मोबाइल में आएगा और मेरे मोबाइल के अंदर एक चार्ज को पकड़ के मूव करता हुआ, ऑसिलेट करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के एक चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट करवा देगा मोबाइल के अंदर। और जब वो चार्ज पार्टिकल मोबाइल के अंदर ऑसिलेट होता है तो मैंने उसके साथ मोबाइल की बेल लगा रखी है, तो वो बेल बजना शुरू हो जाता है और हमको एक्चुअल घंटी सुनाई देती है जब कोई कॉल करता है। तो आया समझ या नहीं आया? और ये होता है कि नहीं होता है? इसलिए कौन आया, देखिए बेल का बजना एक फिजिकल वर्क है ना, बिना फोर्स लगा के वर्क किए, डिस्प्लेसमेंट किए घंटी बजेगी क्या? नहीं बज सकती। तो अगर घंटी बजती है मतलब कोई ना कोई वर्क करता है अंदर, फोर्स लगाता है और आने वाला दिखाई देता नहीं लेकिन वर्क तो होता है। वर्क हुआ तो वर्क करने वाला सिग्निफिकेंट हो गया कि नहीं? हो गया ना। तो ये सारे छोटे बड़े एक्सपेरिमेंट हमको क्या बताते हैं कि वाकई में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्निफिकेंट है और होता है, ठीक बात। इसी तरह से जब वाइब्रेशंस आते हैं लाइट के ऑसिलेट होते हुए, वो आके हमारी आँख के इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट कर देते हैं, क्योंकि ऑसिलेट करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज पर पड़ेगा उसको भी फोर्स लगा के ऑसिलेट करवा देगा। तो लाइट के अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस, वो वाइब्रेशंस हमारी आँख के इलेक्ट्रॉन को भी वाइब्रेट करवा देते हैं, ऑसिलेट करवा देते हैं। और जब ये ऑसिलेट होता है तो ये ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और ब्रेन में सेंसेशन होता है, तब मुझे लगता है कि मुझे वो चीज़ दिख रही है। समझ आया? तो दिखने के पीछे भी एक्चुअल में कौन है? ऑसिलेट करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट नहीं करता तो आँख के अंदर का इलेक्ट्रॉन भी ऑसिलेट नहीं करता, और ये अगर वो ऑसिलेट नहीं करता तो अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं जाता ब्रेन तक, और ब्रेन को पता ही नहीं चलता कि सामने कोई चीज़ दिख रही है कि नहीं। आ रहा है कुछ कुछ समझ? तो हमारी इस दुनिया में प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हुई। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये तो साबित हो गया। अच्छा, होता है, वर्क भी करता है, चार्ज पार्टिकल को फोर्स भी लगाता है अलग अलग डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में चार्ज पर फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेते हैं कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना चाहते हैं, इसकी प्रॉपर्टी समझना चाहते हैं, लेकिन बड़ी मुसीबत की बात यह है कि वो दिखता नहीं है, तो मैं आपको उसकी प्रॉपर्टी कैसे समझाऊँ? कोई चीज़ अगर दिखे तो हम आपको उसके बारे में बताएं कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा, इधर फोर्स लगाता होगा, उधर फोर्स लगाता होगा, ऐसा वाइब्रेट होता होगा, ऐसा दिखता होगा। अब ये दिखने वाली चीज़ तो है नहीं जिसको हम सेंस कर लें, आँख से देख लें, हाथ में पकड़ लें, ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसको हमको समझना है, लेकिन ये है भी नहीं, हम उसको दिखा भी नहीं सकते, आपको समझाएं कैसे? लेकिन फिर भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे दिखता है। तो मैं और आप, हम दोनों मिल बैठ के एक कॉमन लैंग्वेज अपने बीच में सेटअप कर लेंगे, ठीक है? क्या सेटअप करेंगे? जब भी हम उस लैंग्वेज में बात करेंगे तो आपको उस लैंग्वेज की मीनिंग समझ में आएगी। मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कोई चीज़ आपको बताना चाहूँगा तो हम और आप तो पहले ही वो लैंग्वेज सेटअप करके बैठे ना, आपस में डिस्कस करके। तो जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी प्रॉपर्टी के बारे में, उसकी डायरेक्शन के बारे में आपको बताना चाहूँगा तो मैं सिंपली कोई नोटेशन आपको दे दूंगा जो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, और वो नोटेशन आपको समझ में आता होगा तो मैं जब भी उसको ड्रॉ करूँगा आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ,
ठीक है। और ये जो लैंग्वेज है इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने की, इस लैंग्वेज का हमने नाम रखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या नाम रखा? समझ आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो लैंग्वेज है, वो नोटेशन है जिसकी हेल्प से हम उस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी समझेंगे, उसके डायरेक्शन समझेंगे, वो किधर फोर्स लगाता है समझेंगे, कहाँ पर कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, किस टाइप का है, ये सारी चीज़ें हम उसकी समझ लेते हैं। और उसके लिए हम सिंबल क्या यूज़ करते हैं, लैंग्वेज क्या यूज़ करते हैं, सिंपली लाइन। तो किसी जगह अगर मुझे आपको दिखाना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इधर है, उधर है, इस डायरेक्शन में है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट वहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, क्योंकि हम वो लैंग्वेज आपस में पहले ही समझ बैठे होंगे। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? और वो जो कॉमन लैंग्वेज हम अपने बीच में इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स? हाँ, विच रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, बट दिस लाइन इज इमेजिनरी, क्योंकि ये है नहीं, मैं समझाने के लिए बनाऊंगा। लेकिन ये इमेजिनरी लाइन जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी वो रियल चीज़ होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रियल होता है कि इमेजिनरी? रियल। लेकिन उस रियल इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो कैसी होती है, इमेजिनरी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स विच रिप्रेजेंट्स रियल इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करते हैं, करें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स, they may be straight or smooth curve which represents real electric field over any location। ठीक है जी। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है वैसा है, तो मैं सिंपली वहाँ क्या करूँगा, ऐसी एक लाइन खींच दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए जो लाइन हम यूज़ करेंगे उसमें एरो इज़ मस्ट। बिना एरो के अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सिर्फ एक सिंपल लाइन होगी, प्लेन लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने वाली लाइन के पास क्या होना चाहिए, एरो। बिना एरो के हम कोई लाइन नहीं बनाएंगे। ठीक बात। तो यहाँ अगर मैंने इस तरह का एरो बनाया है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये। अगर मैं ऐसी लाइन बनाता हूँ तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये। अगर मैं ऐसी लाइन बनाता हूँ तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये। तो आपको लाइन बनाने से समझ में आ जाता है कि किधर, कहाँ पर, किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। तो ये हमारा कॉमन मीडिया है जो हम आपस में अभी डिस्कस कर रहे हैं। समझ आए बात? ओके, अब हम इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या गुण होते हैं, इसको थोड़ा सा स्टडी करना चाहते हैं। तो हेडिंग दीजिए कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले पहला उसूल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने इमेजिन किया, हमने देखा एक्सपेरिमेंट करके, इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलवेज टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से जनरेट होता है, कहाँ से पैदा होता है, पॉजिटिव चार्ज से, और किस पर जाकर के ख़त्म हो जाता है, नेगेटिव चार्ज पर। पहला उसूल, पॉजिटिव से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, और निगेटिव में सिर्फ अंदर जाती है, उसमें ख़त्म हो जाती है। निगेटिव से कभी भी कोई लाइन बाहर नहीं निकलेगी और पॉजिटिव में कभी भी कोई लाइन एंटर नहीं करेगी। समझ आया या नहीं आया? आया। तो कहीं पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज ऐसे रखा होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी ऐसे। ठीक है। ये आया समझ? और ये जा कहाँ रही होंगी, कहीं निगेटिव चार्ज होगा, जैसे सपोज यहाँ पर कोई निगेटिव चार्ज है ऐसे, तो ये उसमें जाके ख़त्म हो जाएंगे, उसके आगे वो नहीं बढ़ सकती। समझ आ रहा है? पॉजिटिव से निकली ऐसे, पॉजिटिव से निकली और निकल करके कहाँ चली जाती है, किसकी तरफ जाती हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ, और नेगेटिव में अगर पहुँच गई तो उसके आगे फिर वो नहीं निकलती। जितने भी आप देखोगे लाइनें हमेशा नेगेटिव में आकर के ही आपको दिखेंगी आती हुई ऐसे ऐसे। नेगेटिव में सारी लाइनें क्या करती हैं, एंटर करती हैं, इससे बाहर कोई भी लाइन नहीं निकलती। ठीक है। कोई लाइन निकली है तो कहाँ से चली होगी, पॉजिटिव से। कहाँ जा रही होगी, पॉजिटिव से पहले वो लाइन नहीं होती और नेगेटिव के बाद वो लाइन नहीं होती, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता।
प्लस से पहले उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, समझ आया, और माइनस के बाद उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि प्लस में कभी अंदर जाती नहीं और माइनस से कभी बाहर निकलती नहीं। ठीक है जी, ये हमारा बेसिक नियम हो गया। तो नियम नंबर 1 क्या है? लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव पर ख़त्म, पॉजिटिव से स्टार्ट हो गया। बोलिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट, लाइन्स आर स्ट्रेट और स्मूथ कर्व। ये लाइनें कैसी होती हैं? स्ट्रेट सीधी होंगी या स्मूथ बनेगी, ऐसे कर्व, ठीक है ना, कर्व होंगी। ये इस तरह का ऐसे कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर बेंड होना ये अलाउ नहीं है। स्मूथ का मतलब क्या होता है? एक बार आपका हाथ चले फ्री हैंड ऐसे बन जाए स्मूथली, कहीं पर बेंड नहीं आना चाहिए, मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये कॉर्नर इस तरह का अलाउ नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाने के लिए, याद रहेगा ये। तो कॉर्नर इज नॉट अलाउड, दीज आर स्मूथ कर्व और स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट भी होता है, स्मूथ कर्व भी बनता है, ठीक है, बट डिसकंटिन्यूअस। दीज आर डिसकंटिन्यूअस लाइन्स। डिसकंटिन्यूअस लाइन यानी प्लस से पैदा हुई, माइनस में ख़त्म हो गई, यहाँ से जन्म लिया, रहा, कंटिन्यू था, यहाँ ख़त्म हो गया, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। इसके आगे ये लाइन है नहीं और इसके पहले ये लाइन था नहीं, समझ आया। तो ये कैसी लाइन है? एक जगह से पैदा हुई, एक जगह ख़त्म हो गई, कंटिन्यू रहा क्या हमेशा के लिए? नहीं रहा, तो ये डिसकंटिन्यूअस लाइन है। आगे चल के हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे उसको आप देखोगे वो कंटिन्यूअस लाइन होता है। वहाँ पर दोबारा हम इसका कंपैरिजन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूअस कैसे हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस कैसे रहती है। मैग्नेट के अंदर से वो चलती है, ख़त्म नहीं होती, बाहर से निकल के फिर ऐसे घुस जाती है, तो वो लाइन ऐसे कंटिन्यूअस रहती है, ना उसका एंड पॉइंट होता है ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो वो हर जगह पर क्या रहती है? कंटिन्यूअस। लेकिन ये प्लस आया माइनस आया ख़त्म, तो उसके बाद कोई लाइन नहीं, उसके पहले कोई लाइन नहीं, डिसकंटिन्यूअस लाइन है। तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है ना। ये मेजर डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए। टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है या फोर्स कहाँ पर लगेगा उसको कौन बताएगा? किसी भी पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्या करना है? सिंपली उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिख रही है आपको, फोर्स किधर लगेगा? अगर मैं एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर रख दूँ तो सिंपली इस पॉइंट पर क्या करना है आपको? एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। इस टेंजेंट की डायरेक्शन से ही क्या पता चलता है ये किसकी डायरेक्शन है? फोर्स की डायरेक्शन है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। अगर मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपसे, सो दिस इज द टेंजेंट, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हर पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन होता है फोर्स का, और वो किससे रिप्रेजेंट होता है? टेंजेंट से। टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ आया कहाँ पे किधर फोर्स है, किधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्या करना है? एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए उस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर किधर फोर्स काम कर रहा है वो डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। सो टेंजेंट एट एनी पॉइंट्स गिव्स व्हाट? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ आया? ओके, इसके बाद नोट कीजिए, टू फील्ड लाइन्स
नेवर क्रॉस ईच अदर। दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, कभी नहीं कर सकती हैं। अगर करेंगी तो क्या होगा? देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई, ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई, ऐसे इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया। अगर सपोज क्रॉस करें तो मैं अगर एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखूँ और आपसे पूछूं इस पर किधर फोर्स लगेगा, तो आंसर है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है और जिस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन चाहिए होती है, क्या करना होता है? टेंजेंट। तो आपने इसमें टेंजेंट बनाया इस लॉन्ग के अलॉन्ग, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग टेंजेंट बनाओगे, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस एक पॉइंट पर कितने डायरेक्शन आ गए फोर्स के? दो। एक पॉइंट है ये, बड़ी बॉडी होती तो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगता, लेकिन ये पॉइंट है और एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है, एक से ज़्यादा डायरेक्शन में फोर्स नहीं हो सकता। हाँ, दो पॉइंट जमा हो जाए, एक बड़ी बॉडी हो जाए, तो बड़ी सी बॉडी में मैं इधर भी फोर्स लगा सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ, 100 डायरेक्शन में फोर्स लग सकते हैं अगर बॉडी बड़ी है तो। लेकिन अगर एक पॉइंट है तो उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ये अंतर समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? पॉइंट को आप इमेजिन नहीं कर सकते ना, कैसे उसके पास तो डायरेक्शन ही नहीं है, तो कहाँ से मल्टीपल डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे? उल्टा सीधा, आगे पीछे, ऊपर नीचे अगर हो पॉइंट के पास, तब तो आप अलग अलग जगह जाके फोर्स लगा लोगे। उसके पास आगे पीछे उल्टा सीधा कुछ होता ही नहीं, उसके पास तो बस एक कर्वेचर होती है गोल गोल, बस हो गया, कोई उल्टा सीधा है ही नहीं उसके पास। समझ आ रहा है? लेफ्ट राइट अप डाउन कुछ है ही नहीं पॉइंट के पास। तो अगर ये होता लेफ्ट राइट अप डाउन, ये लेफ्ट फेस है, ये राइट फेस है, ये फ्रंट फेस है, ये बैक फेस है, ये टॉप फेस है, ये बॉटम फेस है, फेस होता तो आप फोर्स लगा लेते अलग अलग डायरेक्शन में। उसके पास एक ही फेस होता है, पॉइंट है वो, तो फोर्स भी उस पर एक ही डायरेक्शन में लगता है। तो अगर किसी एक दो लाइनें सपोज अगर एक दूसरे को काटती, क्रॉस करती, और हम उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक चार्ज रखते, टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज, और आपसे पूछते इस पर किधर फोर्स लगेगा, तो अगर दो अलग अलग डायरेक्शन में लाइनें होती तो दो अलग अलग टेंजेंट बनते। तो दो अलग अलग टेंजेंट यानी क्या? दो अलग अलग फोर्स होता, और एक पॉइंट पर दो फोर्सेस नहीं हो सकते। इसलिए दो फोर्सेस अगर एक पॉइंट पर नहीं हो सकते तो दो टेंजेंट नहीं हो सकते। दो टेंजेंट क्यों बने? क्योंकि दो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। इसलिए अगर दो डायरेक्शन में टेंजेंट नहीं हो सकता, फोर्स नहीं हो सकता, तो दो लाइनें एक दूसरे को काट भी नहीं सकती। काटेंगी तो टेंजेंट बनाना पड़ेगा अलग अलग डायरेक्शन में, और कटेंगी ही नहीं तो फिर टेंजेंट भी नहीं बनेगा। समझ आया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं मिलेगा तो वहाँ चार्ज काहे को रखोगे? दो अलग अलग डायरेक्शन भी नहीं आएगी। समझ आ रहा है? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि दो लाइनें क्यों नहीं काटती एक दूसरे को, क्योंकि काटेंगी तो फोर्स के दो ठो डायरेक्शन हो जाएंगे एक पॉइंट पर, और एक पॉइंट पर फोर्स का एक ही डायरेक्शन होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ आया? तो इसको नोट कीजिए, टू फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज, लिखो, बिकॉज इफ दे क्रॉस, two field line never cross each other because if they cross that will indicate two direction of force at that point। जहाँ पर क्रॉस करेगा तो वहाँ फोर्स के दो डायरेक्शन वो इंडिकेट करेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, विच इज़ नॉट पॉसिबल, हैंस क्रॉसिंग ऑफ टू लाइन्स आर इम्पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया या नहीं आया? आया? ओके। इसके बाद ये आपने नोट कर लिया तो मैं इसको मिटा दूँ, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। 6वां नंबर ना, crowding of field lines indicate the relative strength of electric field at that point। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है
ओके देखिए, लाइन कहाँ पर कितनी घनी है और कहाँ पर कितनी घनी नहीं है। क्राउडिंग यानी क्या होना, भीड़ भाड़ होना, क्राउड होना, इकट्ठा होना लाइन का। तो जहाँ पर लाइन ज़्यादा क्राउडी होगी वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग। और जहाँ पर लाइनें कम होंगी वहाँ का स्ट्रेंथ कैसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़्यादा स्ट्रेंथ होना या कम स्ट्रेंथ होना, ये क्या बताता है, वहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है चार्ज पर ना, अगर उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और कम स्ट्रेंथ है तो कम फोर्स लगाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड किससे पता चलता है, क्राउडिंग ऑफ द लाइन से। सपोज अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखता हूँ, ये दिस इज चार्ज ए पॉइंट पर अगर एक मैं चार्ज को ला के रखता हूँ और एक चार्ज में ला के रखता हूँ यहाँ बी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को, तो कहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, किस पोजीशन पर। तो आंसर है, हम क्राउडिंग देख लेते हैं। क्राउडिंग देखने के लिए एक छोटा सा छल्ला लीजिए, रिंग बनाइए और उस रिंग को ऐसे रख दीजिए, ये ठीक है। सेम छल्ला यहाँ पे रख दीजिए ऐसे, ये देखिए दोनों छल्ले में कितने कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ गए। यहाँ पे कितनी लाइनें आई हैं, ओनली 1, तो यहाँ का स्ट्रेंथ क्या है, 1। यहाँ कितने लाइनें आ गई, 1 2 3, तो इस लोकेशन का स्ट्रेंथ कितना हो गया, 3। मोर लाइनें मोर स्ट्रेंथ। समझ आ रहा है। तो क्राउडिंग ऑफ लाइन ये क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया, ओके। दिस इज क्राउडिंग ऑफ लाइन्स इंडिकेट्स रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये हरगिज़ ये नहीं बताता कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बताता। ये कंपेयर करके बताता है कि यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है। कंपेरेटिव स्ट्रेंथ बताता है, एग्जैक्ट स्ट्रेंथ नहीं बताता कि यहाँ इतने न्यूटन पर कूलम है वहाँ उतने न्यूटन पर कूलम, नंबर नहीं बताता। तो क्या बताता है, ओनली रिलेटिव स्ट्रेंथ, कि वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है। समझ आया, ओनली रिलेटिव स्ट्रेंथ, ओके। इसके बाद और एक दो पॉइंट ले लेते हैं इसमें। अगली चीज़ देखो, फील्ड लाइन्स ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, यानी लाइन्स ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद द सरफेस। ठीक है जी, ओके। कैसे, ऐसे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। सपोज दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज एंड हियर इज ए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हमको पता है प्लस से लाइनें निकलती हैं, माइनस में जाके टर्मिनेट हो जाती हैं। चाहे लाइन निकल रही हो, चाहे लाइन एंटर कर रही हो, एट द सरफेस और एट द बाउंड्री, निकलते समय या एंटर करते समय इट विल ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद द सरफेस। चाहे निकले और चाहे एंटर करे, लाइन हमेशा कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगर मैं ऐसे बता दूं कि यहाँ प्लस से निकली माइनस में चली गई, तो ठीक है, प्लस से निकलती माइनस में जाती है, क्या ये करेक्ट है? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि यहाँ ये सरफेस के साथ 90 नहीं दिखा रही, ये 90 एंगल नहीं दिख रहा। सो दिस लाइन इज नॉट ए गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। समझ आया? हाँ, ये बस आपको नहीं देखना है कि ये प्लस से निकली माइनस में गई, हाँ भाई ऐसा होता है, हमने पढ़ा है, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। नो, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें देखनी रहती है और सम टाइम इट इज़ आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। कभी कभार ये आता है, वो डिफरेंट ड्रॉ दे करके आपसे पूछते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। और जब ये सवाल आता है तो फिर आपको सारे नियम पता होने चाहिए, तब तो आप पहचानोगे, क्योंकि यहाँ पर एंगल में ही झोल है। हमको सिर्फ क्या लगता है, प्लस से निकलती माइनस में जाती है, तो ठीक है भाई, दिख तो रहा है जाते, तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। आंसर है नहीं, गलत है। ठीक है ना, गड़बड़ी कहाँ हो रही है? एंगल में। ये एंगल ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए? देखो, दिस विल मेक 90 डिग्री यहाँ, दिस विल ऑल्सो मेक 90 डिग्री यहाँ, और उसके बाद ये स्मूथ कर्व बन जाती है ऐसे। लेकिन ये सरफेस के साथ कितना बनाती है?
90। तो ये वाला एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। समझ आ रहा है? ये आ रहा है कि नहीं? हाँ, यहाँ से ये 90 निकले सरफेस के साथ, यहाँ से ये 90 निकले सरफेस के साथ, और उसके बाद ये स्मूथ कर्व ऐसे बना दिया। ठीक है, प्लस से निकले माइनस में गई, प्लस से निकले माइनस में गई। सिमिलरली दिस, यहाँ भी 90 दिख रहा है, 90, ये भी 90। इसी तरह से यहाँ 90, ये यहाँ 90 ऐसे निकला और ये ऐसे चला गया, स्मूथ कर्व दिख रहा है। सरफेस के साथ 90 होना चाहिए। समझ आ रहा है? ओके, यहाँ से ऐसे निकला, यहाँ से ऐसे निकला 90 बनाते हुए, उसके बाद ये ऐसे स्मूथ कर्व हो गई जी। ठीक, उसके बाद ये ऐसे निकला, उसके बाद यहाँ से ऐसे निकला और ये ऐसे दिख रहा है 90 90। यहाँ से ऐसे निकला, यहाँ से ऐसे निकला और ये ऐसे 90 जी, प्लस से माइनस की तरफ दिख रहा है। प्लस से देखो सारी निकल रही हैं ये, ठीक है, और माइनस में सब एंटर कर रही हैं जी। समझ आया? आया रिप्रेजेंटेशन? दिस इज बेसिकली ए डाइपोल, प्लस चार्ज माइनस चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक है, ये नोट करो, इसको बनाओ। जब भी लाइन निकलेगी, चाहे प्लस चार्ज की सरफेस से निकल रही हो या माइनस चार्ज की सरफेस में एंटर कर रही हो, हमेशा सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगी लाइन? 90 डिग्री। ये कभी कभार आपसे पूछा भी जा सकता है, इसके प्रूफ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रूफ आप फोर्स के कंपोनेंट से बना सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट से बना सकते हो। देखिए, अगर समटाइम्स का अगर प्रूफ पूछ दिया कभी तो कैसे करोगे? सपोज दिस इज ए सरफेस, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसे निकलती है सरफेस से? ये 90 डिग्री बना के, और हमको प्रूव करना है, बना के निकलती है 90 हमेशा। हमको प्रूव करना है कि 90 निकलती है, हमेशा 90 बनाती है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्रापॉजिटिव वाला मेथड यूज़ करते हैं। मान लेते हैं कि 90 बना के नहीं निकलती होगी और इसको प्रूव करने लग जाते हैं। अगर हम साबित कर दिए कि 90 बना के नहीं निकलती और इसको प्रूव कर दिए, तब तो हम जीत गए। और अगर हम प्रूव नहीं कर पाए तो क्या सच रहा होगा? 90 से निकलती होगी। समझ आया? तो लेट अस सपोज कि 90 से नहीं निकलती, कुछ एंगल बना के निकलती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज मेकिंग थीटा एंगल विद द सरफेस। ये 90 होती तो ऐसे जाती, लेकिन ये ऐसे जाती है थीटा एंगल बना के, अदर देन 90, है ना? समझ आया? ओके, तो आप इसके दो कंपोनेंट बना सकते हो। एक कंपोनेंट अलोंग जहाँ एंगल बनता है उधर ई कॉस थीटा, और दूसरा ये ई साइन थीटा। अब ई कॉस थीटा क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक फील्ड का टुकड़ा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करता है? फोर्स लगाने का काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पर सरफेस, कहीं पर भी सरफेस में एक टेस्ट चार्ज रख दूँ, तो इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई हो और वहाँ पर मैं क्यू चार्ज रख दूँ तो कितना फोर्स लगता है? क्यू इंटू ई। यहाँ पर की इंटेंसिटी कितनी है? ई कॉस थीटा। मैंने क्यू चार्ज रखा है, कितना फोर्स लग रहा है? क्यू इंटू ई। यही है ना ई यहाँ पर। समझ आया? लेकिन आप सब जानते हो कि अगर कोई सरफेस है, इसको हम चार्ज देते हैं तो चार्जेस क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट होके सरफेस पर ऐसे खड़े रहते हैं। क्या ये चलते रहते हैं हमेशा? किसी शेल को, कंडक्टिंग शेल को हमने चार्ज दे दिया तो चार्ज थोड़ी दूर चल के रिपल्शन की वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो आगे खड़े हो जाते हैं। क्या वो चलते रहते हैं हमेशा? नहीं। चलते रहते तो आप किसी चीज़ को छूते तो वो करंट मारता, वो करंट नहीं मारता। इसका क्या मतलब है? चार्जेस खड़े हैं, हमेशा नहीं चलते रहते। समझ आया? ओके, तो अगर मैं यहाँ पर चार्ज रखता हूँ और ये चार्ज अगर ऐसे चलने लग जाता है, चलने का काम कौन करवाता है? फोर्स। तो हम ये समझ जाएंगे कि हाँ फोर्स काम कर रहा है। और अलोंग द सरफेस कौन सा फोर्स है? ये अलोंग द सरफेस ले जाने वाला फोर्स कौन है? ये ई कॉस थीटा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हम ये जानते हैं कि चार्ज बस खड़े हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, फिर वो हिलते डुलते नहीं है। इसका मतलब है इस पर कितना फोर्स लग रहा है? ज़ीरो। फोर्स लगता तो ये चलता ना, ऐसे सरफेस में घूमते रहता, और ये नहीं चलता। इसका क्या मतलब है? इस पर फोर्स ही नहीं लगता। इसका मतलब है सरफेस में ले जाने वाला फोर्स क्या रहता है? ज़ीरो। तो इस फोर्स को आप ज़ीरो पुट कर दीजिए। आप देखिए, ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू ई कॉस थीटा। टेस्ट चार्ज कुछ होता है, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। समझ आया?
इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए ई भी जीरो नहीं हो सकती, तो फिर इक्वल टू जीरो किसकी वजह से हुआ, कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए ई को कैसा होना पड़ता है, 90 डिग्री, क्योंकि वो चलता नहीं है। ये इसका छोटा सा प्रूफ है, आगे भी हम लोग कभी टाइम रहेगा तो करेंगे, अदरवाइज आप इसको अभी फिलहाल के लिए नोट कर लीजिए अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये हमने बनाया, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। अच्छा, इफ समबडी आस्क यू फ्रॉम ए यूनिट चार्ज, फ्रॉम ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमर्जिंग आउट, कितनी लाइनें निकल रही हैं एक पॉजिटिव चार्ज से, या कितनी निकल सकती हैं, कितनी निकलती हैं। एक यूनिट चार्ज हमने लिया 1 कूलम का यूनिट चार्ज, सोर्स चार्ज, अब उससे हम पूछ रहे हैं कितनी लाइनें निकलेंगी, या माइनस चार्ज लिए तो कितनी लाइनें अंदर जा सकती हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी आती हैं और कितनी जा सकती हैं उसमें से, ठीक है। सो दिस लाइन्स आर प्योरली इमेजिनरी लाइन्स, ठीक है, वी कुड नॉट काउंट इट, सो दैट्स वाई वी कुड गिव एनी नंबर टू द लाइन, कोई भी नंबर। सो गॉस ने एक नंबर दिया 1/ε0 लाइन्स निकलती हैं इसमें से। अब इसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्यों, क्योंकि दिखती तो है नहीं, कोई गिन भी नहीं सकता, कोई गिनता तो फिर ऑब्जेक्शन उठाता, कोई गिन ही नहीं सकता तो ऑब्जेक्शन काहे को उठाएगा। और उसमें एक बेनिफिट ये है कि ε0 की वैल्यू क्या होती है, 8.85 10⁻12, 1 में नीचे आ रहा है -12, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10⁻+12, कितना बड़ा नंबर बना। तो एक यूनिट चार्ज से इतनी सारी लाइनें निकलती हैं, 10 के आगे कितने जीरो, 12 जीरो, आप उसका नाम भी नहीं जानते, ठीक है जी। सो लिखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स अटैच्ड with a unit positive charge or unit charge, total number of lines attached with a unit charge given by Gauss। ये मिटा दूं मैं, प्रूफ आपने नोट कर लिया। (10⁻⁻12) ये ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा और बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। और ये प्योरली इमेजिनरी कैलकुलेशन है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता ना, ठीक है जी। मेरी मर्जी, मैं बोल देता 500 लाइनें निकलती हैं, आप क्या कर लेते मेरा, आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते ना इसमें। गॉस की मर्जी, गॉस ने बोल दिया 1/ε0 लाइनें निकलती हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये दिखती तो है नहीं। हो गया ये यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी, फील्ड लाइन, लाइंस की एक और खासियत समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, खिंचे हुए रबर की तरह बिहेव करती है लाइनें, समझ आया, किसकी तरह बिहेव करती हैं, हाँ, कब, जब प्लस से निकलें और माइनस में जाएं, प्लस और माइनस चार्ज जब हो, प्लस से निकला माइनस में गया, ये सिचुएशन, सेम सिचुएशन। तो यहाँ पर जो लाइनें बनती हैं प्लस से माइनस जाते समय, ये लाइनें किसकी तरह बिहेव करती हैं, खिंचे हुए रबड़ की तरह। अब रबड़ को आप स्ट्रिंग को खींच के और दोनों कोने उसके बांध दीजिए, दोनों एंड बांध दिए, रबड़ को खींचे, स्ट्रेच किए, बांध दिए दोनों एंड को, तो रबड़ क्या चाहेगा, अपने ओरिजिनल शेप में आना। हर बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आना चाहती है। रबर को आप खींचते हैं तो रबर उल्टा फोर्स लगाता है ना वापस आने के लिए। तो जैसे रबर को खींच के दोनों एंड अगर हम बांध दें तो रबर अपने साइज को, बढ़े हुए लेंथ को छोटा करना चाहता है, छोटा करने के लिए वो ऐसे फोर्स लगाता है, सिकुड़ना चाहता है। उसी तरह से ये लाइनें बिहेव करती हैं, किसकी तरह, खिंचे हुए रबड़ की तरह। और खिंचा हुआ रबड़ क्या चाहता है, छोटा होना। तो अपने लेंथ को ये रबड़ छोटा करना चाहता है, सिकुड़ना चाहता है। तो ये लाइनें भी अपने लेंथ को छोटा करनी चाहती हैं, सिकुड़नी चाहती हैं। और जब ये लाइनें सिकुड़नी चाहेंगी तो ये प्लस से निकली थी, माइनस में आई थी, प्लस और माइनस चार्जेस दिख रहे हैं, इनके बीच जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये अपने आप को छोटा करना चाहती हैं, खिंचे हुए रबड़ की तरह। तो छोटा करने के चक्कर में ये अपने आप को जब छोटा करेंगी तो जो चार्जेस से बंधी हुई हैं ये चार्जेस भी क्या आएंगे, ऐसे नज़दीक आएंगे। प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। समझ आया? दिस इज हाउ ब्यूटीफुली वी एक्सप्लेन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू नेगेटिव चार्जेस, टू अपोजिट चार्जेस। समझ आया? प्लस और माइनस एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट करते हैं?
वो हम कह देते हैं कि अपोजिट चार्ज हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट से, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हाँ, प्लस से निकलने वाली फील्ड लाइन, निगेटिव में एंटर करने वाली फील्ड लाइन जो बीच में है इनके प्लस और माइनस के, वो अपने साइज को, अपनी लेंथ को क्या कर रही हैं, छोटा, और वो रबड़ की तरह सिकुड़ रही हैं। सिकुड़ने के चक्कर में जो दोनों पत्थर बंधे हुए हैं रबड़ के साथ, वो भी कैसे हो रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं। और हमको तो ये बीच की स्ट्रिंग नहीं दिखती, हमको क्या दिखते हैं, ये दोनों पत्थर प्लस और माइनस नज़दीक आ रहे हैं, तो हम बोल देते हैं प्लस और माइनस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जबकि एक्चुअल रीज़न क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रही हैं, अपनी लेंथ को छोटा कर रही हैं। क्यों छोटा कर रही हैं, क्योंकि वो किसकी तरह बिहेव करती हैं, स्ट्रेच स्ट्रिंग, खिंचे हुए रबड़ की तरह। समझ आया, प्लीज नोट इट। दिस एक्सप्लेन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस। ठीक है, हो गया, समझ आया कि नहीं आया। और ये जो फोर्स लगता है, देखो ध्यान से समझो, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, बीच में ये रबड़, रबड़ अपने आप को छोटा करना चाहता है तो अपने अंदर ही अंदर फोर्स लगाता है सिकोड़ने के लिए। ये अलोंग द लाइन फोर्स लगा ना अपने आप को छोटा करने के लिए, इस फोर्स को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। तो कौन सा फोर्स अट्रैक्शन फोर्स का जिम्मेदार है, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है जी, ओके। सपोज कि ये प्लस और माइनस अभी आया आमने सामने, सेम सेम चार्जेस अगर आमने सामने आ जाते, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो फिर क्या होता, प्लस प्लस या माइनस माइनस अगर आमने सामने आ जाएं तो क्या होता है और लाइन कैसे बिहेव करती हैं। ठीक है, प्लस प्लस सेम चार्जेस, चाहे प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए। सपोज हमने प्लस ले लिया, दिस इज प्लस चार्ज, दिस इज ऑल्सो प्लस चार्ज। प्लस से हमेशा लाइनें क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। तो ये एक लाइन बाहर निकली, ठीक है जी, ये एक लाइन बाहर निकली, 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 ये दूसरी लाइन बाहर निकली। प्लस से बाहर निकलती हैं, हमने बाहर निकाला, क्या ठीक निकाला, क्या ये अलाउ है, दो लाइन का आपस में क्रॉस करना अलाउ है कि नहीं, नहीं, वो हम पहले नोट कर चुके हैं कि दो फील्ड लाइनें आपस में कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती, तो ये तो अलाउ नहीं है, तो ठीक है, क्रॉस नहीं कर सकती तो क्या करेंगी, फिर ये एक दूसरे को धक्का मारेंगी और कैसे बिहेव करेंगी। देखो इसकी एक्चुअल जाने की डायरेक्शन ये है, तभी ये यहाँ 90 रह सकती है, इसकी एक्चुअल जाने की डायरेक्शन ये है, तभी ये यहाँ 90 रह सकता है। सरफेस पर तो 90 ही रहना है, और 90 होना है तो उसको ऐसे ही जाना पड़ेगा, इसको ऐसे ही जाना पड़ेगा, और ऐसे जाएंगे तो क्रॉस करना पड़ जाएगा। तो ये क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्रॉस ना हो इसलिए ये सीधा जाते 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 ऐसे मुड़ जाता है, और ये ऐसे सीधा जाते जाते ऐसे मुड़ जाता है। ये आया समझ। इसी तरह से यहाँ भी ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, आपस में टक्कर ना हो जाए इसलिए एक दूसरे को ऐसे दबा देते हैं। ऐसे जाने के बजाय इसने इसको फोर्स लगा के ऐसा कर दिया, ये ऐसा जा रहा था तो इसने इसको फोर्स लगा के ऐसा कर दिया, ये ऐसे हो गए। ठीक है जी, आया समझ। हाँ, आप
इस तरह से, ठीक। हाँ जी, अब क्या होता है देखिए, ये जो लाइन ऐसे मुड़ गई ज़बरदस्ती, इसको जाना कैसे चाहिए था, सीधे। ये जो ऐसे ज़बरदस्ती मुड़ गई है, ये भी ऐसे जाना चाह रही थी, सीधे, ठीक है। लेकिन सीधे क्यों नहीं जा रही, क्योंकि सीधे जाएगी तो काटना पड़ेगा एक दूसरे को, और काटना अलाउ नहीं है, इसलिए काटना अलाउ नहीं है, तो ये ऐसे मुड़ गई है। लेकिन ये जाना कहाँ चाह रही है, ऐसे, और ये ऐसे जाना चाहती है। तो ये क्या करती, इसको बोलती देखो तुम थोड़ा पीछे हो लो तो मैं ऐसे हो लूँ, क्योंकि मुझे ऐसे जाना है। और ये भी इस लाइन को बोलती है कि देखो मुझे भी ऐसे जाना है, तुम थोड़ा पीछे हो जाओ तो मैं ऐसे सीधे होके निकल जाऊँ। अब दोनों एक दूसरे को कहते हैं, दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो दोनों क्या करते हैं, ये इसको दबाता है पीछे जाओ, ये इस पर फोर्स लगा के दबाता है तुम पीछे जाओ। तो ये वाला लाइन इस लाइन को इधर धकेलता है, इधर, और ये वाली लाइन इस लाइन को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लाइन कैसी है, ऐसी, और फोर्स कैसे काम कर रहा है, ऐसे। लाइन के नॉर्मल, परपेंडिकुलर। जब भी कोई फोर्स किसी लाइन के नॉर्मल काम करता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं लेटरल फोर्स। कौन सा फोर्स? और वो स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में ऐसे ऐसे फोर्स काम कर रहा था स्ट्रिंग के अंदर, वो कौन सा फोर्स था? लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। यहाँ पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? लेटरल फोर्स। और लेटरली एक दूसरे को डिस्प्लेस करना चाहती हैं। क्या करना चाहती हैं? लेटरली डिस्प्लेस। क्लास 10 साइंस में आपने पढ़ा होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लाइट के चैप्टर में नहीं पढ़ा है? ओके, सो ये किस टाइप का फोर्स है? लेटरल फोर्स, यानी परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को धक्का मारती हैं, तुम पीछे जाओ, ये बोलती है तुम पीछे जाओ, मुझे ऐसे होना है, ये बोलती है मुझे ऐसे होना है। अब दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रही हैं, और फोर्स लगाएंगी तो इनको पीछे जाना पड़ेगा। तो ये एक दूसरे को फोर्स लगा के पीछे जाती हैं। ये थोड़ा पीछे खसकता है, ये थोड़ा पीछे खसकता है, लेकिन ये तो लाइन है, ये किससे निकला है? प्लस चार्ज से। ये भी लाइन है, ये भी किससे निकला है? प्लस चार्ज से। अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को फोर्स लगा के पीछे ढकेलती हैं, लेकिन लाइन तो इमेजिनरी है, वो दिखती नहीं। तो हमको क्या दिखता है? ये यहाँ से जो ये रस्सी बंधी हुई है, यहाँ से जो रस्सी बंधी हुई है, ये चार्ज और ये चार्ज। लाइन एक दूसरे को पीछे ढकेलती हैं, लेकिन हमको पीछे जाते कौन दिखता है? ये चार्जेस, ऐसे। समझ आया? और दो सेम चार्जेस एक दूसरे को धक्का मार के पीछे जा रहे हैं, तो हम क्या बोल देते हैं? कौन सा फोर्स काम कर रहा है? रिपल्शन। तो दो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, उसके पीछे एक्चुअल कारण क्या है? कि लाइंस एक दूसरे को लेटरली फोर्स लगा के डिस्प्लेस करना चाहती हैं, रिपल करना चाहती हैं लेटरल फोर्स से। और इस वजह से हमको जो चीज़ दिखती है हम उसको सीधे कोट कर देते हैं कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं। दिस इज हाउ वी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। आया समझ? इसको आप नोट कर लें। लिखिए, 10 पॉइंट बना दिया मैंने। ओके, लिखो, नोट करें। लाइन्स laterally repel each other. What is the meaning of lateral? Force perpendicular to the line. Due to this we explain force of repulsion between two similar charges. तो हमेशा याद रखना, एक लाइन दूसरी लाइन को क्या करता है? रिपल। चाहे वो किसी भी चार्ज से निकला हो, प्लस माइनस कोई भी सिचुएशन हो, जरूरी नहीं ये सिचुएशन हो, चाहे ये सिचुएशन हो, चाहे कोई और सिचुएशन हो, एक लाइन दूसरी लाइन को हमेशा क्या करेगी? रिपल। तो आप हमेशा आपसे ये नियम याद रखिएगा, जब भी आपको लाइन बनानी हो, तो जैसे देखो यहाँ से ये एक लाइन गई, एक लाइन यहाँ से गई, दूसरी लाइन यहाँ से गई, ठीक है। आप देखते जाओ, ये ठीक, ये ठीक है। देखिए इन दोनों के बीच का गैप जितना भी होगा उससे ज़्यादा इन दोनों लाइन के बीच का गैप होना चाहिए, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा नज़दीक कर दिया, इसको मैं ऐसे रखता हूँ, ये दिखा। इन दोनों के बीच का जो गैप है उससे ज़्यादा गैप इनके बीच होगा, उससे ज़्यादा गैप इनके बीच होगा, और उससे ज़्यादा गैप इनके, और आगे बनाऊंगा तो ये और ज़्यादा गैप में होगी। क्यों? एक लाइन दूसरी लाइन को क्या करता है? रिपल। तो रिपल हो के ये गैप क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है हर जगह। इसलिए यहाँ पे देखो, ये लाइन इसको रिपल कर रहा है, ये इसको भी रिपल करेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ नज़दीक नहीं बनाया, थोड़ा दूर बनाया है। इसका रिपल्शन इसमें बस नहीं होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसलिए ये थोड़ी सी ऐसे मुड़ी मुड़ी दिख रही हैं। तो जब भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, एक लाइन दूसरे को क्या करता है? रिपल। और लाइन आपस में क्या होना चाहता है? छोटा।
अपने लेंथ को छोटा करना चाहता है, लेकिन एक लाइन दूसरे लाइन को हमेशा फोर्स ही लगाता है, उसको रिपल करता है। ये चीज़ याद रहेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाया, अगर मैं निगेटिव चार्ज के लिए बनाता तो कैसा डिजाइन बनता? सेम, बस एरो क्या हो जाती, अंदर घुसती दोनों में। समझ आ रहा है? सेम डिज़ाइन होता। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक। और दिस इज ए डाइपोल। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिज़ाइन कैसा होता है आपने देखा, इस तरह से बनता है। ठीक है, इसके एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, तो लैब में अगर कभी मौका लगा तो मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। ओके, अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रख दूँ तो इस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा? क्यों? फोर्स नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों? किससे पता चलता है? लाइन से। वहाँ लाइन नहीं है यानी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्राउडिंग, एक रिंग रख के देखिए, वहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है तो वहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई फोर्स भी नहीं लगता। तो ये वो इलाका होता है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाता है, बीच में ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, और वहाँ किसी चार्ज पर फोर्स भी नहीं लगता। समझ आ गया ये? ओके। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, इसके बाद ये तो हमने पॉइंट चार्जेस के लिए बनाए ना, ये भी पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज, दिखाने के लिए बड़े बड़े गोल गोल डब्बे बना दिए हमने, बॉल बना दिया, लेकिन एक्चुअल में ये किसके लिए है? पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, ओके। अगर चार्ज डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन का होगा तो उसमें फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शंस और उनका शेप कैसा होता है। ठीक है, तो उसको देखते हैं, ये नोट करें आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर अलग अलग चार्ज अलग अलग बॉडी में आया, अलग अलग शेप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उसकी वजह से कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है, उसका डिज़ाइन क्या होता है। ठीक है जी, सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज, ठीक, ओके। पॉइंट चार्ज के लिए देखो, सपोज दिस इज प्लस क्यू चार्ज। कौन सा चार्ज है ये? तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी? प्लस से क्या होती है? लाइन बाहर निकलती है। और एक चार्ज से कितनी लाइनें निकल सकती हैं? इन्फिनिटी। कितना? 4 पाई। हम आपसे पूछ रहे हैं कितनी लाइन निकल सकती है, कितने डायरेक्शन में निकल सकती है, ये नहीं पूछा। डायरेक्शन पूछेंगे तब आप क्या कहेंगी? 4 पाई के एंगल में निकलती, वो डायरेक्शन बताता है। कितने लाइनें निकलती हैं? इन्फिनिटी, यानी 1/ε0 अकॉर्डिंग टू गॉस, और अकॉर्डिंग टू मी इन्फिनिटी, अकॉर्डिंग टू मी 100 लाइन्स, 50 लाइन्स, 500 लाइन्स। और यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शंस, आपके पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता इसके लिए। ठीक है जी, ओके। सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन कैसी होगी? दिस इज पॉजिटिव चार्ज Q, तो यहाँ से सारी लाइनें क्या होती हैं? बाहर निकलती हैं, ये ऐसे। ठीक है, और जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये लगेगा कि ये सेंटर है और ये सर्कल है ऐसे, तो ये सब क्या है? रेडियस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलती हुई दिख रही है आपको? बाहर जा रही हैं, और कैसे? रेडियस की तरह। इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। इस शेप का नाम क्या पड़ गया? और अगर ये माइनस चार्ज होता तो सारी एरो अंदर होती, तो उसको क्या बोलते? रेडियली इनवर्ड। उसको भी बना लो छोटा सा ऐसे ही, और एरो सब अंदर लगा दो इसमें। दिस इज -Q, और ये क्या है? रेडियली इनवर्ड। ये पॉइंट की वजह से हो गया ना, आपको इमेजिन हो रहा है ना, ये एक सर्कल ऐसे इमेजिन करो, ये सब रेडियस हैं उसके, तो रेडियली इनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, पॉइंट चार्ज की वजह से। ओके, अगर मेरे पास एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए ये दिस इज ए लाइन, और ये इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है आपने, इसको चार्ज देंगे तो सारे चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलेगा नाम? ठीक, इसको यहाँ बना देता हूँ मैं ये।
हाँ जी, इसमें कैसे बनेगा? तो इसमें देखो, अगर मैं ये वाला प्लस चार्ज लेता हूँ तो प्लस में से क्या होती हैं, लाइनें बाहर निकलती हैं और ये आपको ऐसा कुछ दिखेगा बना हुआ ना। जी, समझ आ रहा है? ये बाहर निकली, ये चार्ज है ना यहाँ पर, प्लस क्यू चार्ज, तो यहाँ से ये बाहर निकली, माइनस होगा तो सब एरो अंदर लग जाएंगी, ये ऐसे आ रहा है समझ? ये ठीक है, ये ऐसे दिखा पंखा जैसे चक्री, ये सब ऐसे ऐसे लाइनें बाहर निकल रही हैं इसमें से ऐसे, ठीक है। ये कैसा है, जैसे हेयर ब्रश देखा आपने, वो ऐसे गोल गोल करते हैं, जिसमें गोला नहीं रहता हेयर ब्रश, मोड़ मोड़ के आप घुमा घुमा के करते जाते हो, कंघी होती जाती है, उसमें हेयर कैसे लगे रहते हैं हेयर ब्रश में, ये ऐसे कंघी है और इसमें ब्रश ऐसे निकले रहते हैं सब तरफ। आपका टूथ ब्रश जो होता है ना, दांत रगड़ने वाला, तो उसको पकड़ के ऐसे घुमा के मोड़ दो उल्टा, तो वो पूरे ब्रश ऐसे आ जाएंगे, गोल गोल हो जाएगा, सारे ब्रश इधर 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 सब जगह हो जाएंगे। इमेजिन हुआ, टूथ ब्रश एक ही तरफ होता है ना उसका ब्रश, उसको पकड़ के ऐसे मोड़ दो, तो मोड़ोगे तो ये पूरा ऐसे गोल गोल घूम जाएगा, तो हर तरफ ब्रश आ जाएंगे उसके कि नहीं गोल गोल। ये वैसा ब्रश है, हर तरफ इसके रेशेस निकले हैं, क्या बोलते हैं इसको, उसके ब्रश को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक नहीं मालूम, कभी ध्यान नहीं दिए, मैं भी कभी ध्यान नहीं दिया, ठीक है, मैं डिक्शनरी देख के आऊँगा अगली बार ओके ठीक है। इसके नीचे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा? हाँ याद आ गया मुझे, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, हाँ इंजीनियर हूँ मैं। उसको कहते हैं ब्रिसल्स, ब्रिसल क्या बोलते हैं? हाँ, उसके जो ये ब्रश निकले होते हैं उसको ब्रिसल्स कहते हैं। हूँ ना पढ़ा लिखा? हाँ। ओके, तो दूसरा देखो यहाँ पर जो चार्ज होगा, तो ये भी ऐसे ही बनाएगा, समझ आ रहा है? ये एक चक्री के नीचे दूसरी चक्री ऐसे है ना, फिर ऐसे तीसरी, जहाँ जहाँ चार्ज होगा ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज, ये भी ऐसे बनाएगा, हर तरफ निकलेगी ब्रशेस, एक एक चार्ज से हर तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं, एक एक चार्ज से। समझ आ रहा है ये कैसा शेप बनता होगा? अब सारे शेप तो अपन नहीं बना पाएंगे ना, ठीक है। तो ये शेप कैसा होता है? ऑलमोस्ट ये भी रेडियली आउटवर्ड ही है, क्योंकि एक चार्ज के लिए ये क्या माना जाएगा? सर्कल, और ये सब के सब उसके रेडियस, तो ये भी सब रेडियली आउटवर्ड ही रहते हैं। तो सेम शेप, इसका भी वही नाम है, रेडियली आउटवर्ड। लेकिन ये अगर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर नहीं होता, छोटा सा वायर होता, और कोने में यहाँ पर जो चार्ज फंसता, मैंने अभी अभी आपको बताया कि फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं? रिपल, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल सीधी सीधी क्यों रहती हैं? सीधी सीधी इसलिए रहती हैं क्योंकि इसके नीचे भी कुछ लाइनें ऐसी हैं, है ना, ऐसे। ये नीचे वाली लाइनें ऊपर वाली लाइनें को ऊपर की तरफ रिपल करने बोलती हैं, ऊपर मुड़ जाओ। ऊपर वाली लाइनें इसको क्या बोलती हैं? नीचे की तरफ रिपल करती हैं। अब ऊपर से भी फोर्स है, नीचे से भी फोर्स है, तो ये क्या रहती हैं? सीधी, ऐसे पंखे जैसे पूरा सीधा रहता है। ये ऐसे मुड़ती नहीं ना, ऐसे मुड़ती हैं। लेकिन अगर कहीं रिपल करने वाला ना हो, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिपल करने वाला हो, तो फिर रिपल्शन होगा और लाइन मुड़ जाएगी, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन को रिपल करती है। जैसे इस कॉर्नर में यहाँ नीचे की तरफ तो ये चार्ज है, ये वाला नीचे की तरफ ये चार्ज है, और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं यहाँ पर, ये ठीक है। तो ये वाली लाइन इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता होगा ऐसे, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये लाइनें क्या करेंगी? ऊपर दबाएंगी। लेकिन ऊपर कोई चार्ज नहीं जो उसको नीचे बैठा के सीधा करके रखें, तो ये वाली लाइनें क्या हो जाती हैं? ऐसे मुड़ जाती हैं ये। और ये एक अलग ही इफेक्ट है, इसको बोलते हैं मुड़ जाना, कर्ल हो जाना, कर्लिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ये ऐसे कर्व हो गई, मुड़ गई, इसलिए इसको बोलते हैं कर्ल या कर्लिंग। और ये सब चीज में होता है, जहां भी कॉर्नर आएगा और उसके बाहर उसको रिपल करने वाला कोई नहीं होगा, एक ही तरफ रिपल करने वाला होगा, तो रिपल करके वो उसको मोड़ देगा। समझ आया?
और बेसिकली हमको तो बीच से मतलब होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं अगर इन्फिनिटली लॉन्ग है तो ये कोना कहाँ आएगा हम नहीं जानते। तो हमारे मकसद की चीज़, मतलब की चीज़ सिर्फ यही है, रेडियली आउटवर्ड वाली। ठीक है जी, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डिज़ाइन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। फिर से देखो, एक सरफेस पर किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है। सरफेस एरिया, जैसे ये बोर्ड है, अगर मैं बोर्ड में चार्ज दे दूं तो चार्ज सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्यों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कारण क्या है, ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। और क्यों फिर डिस्ट्रीब्यूट होकर खड़े हो जाते हैं एक जगह, नेट फोर्स इज 0 ऑन ईच चार्ज। ओके, तो अगला देखो, तीसरा सरफेस या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ओके, हम एक छोटी सी शीट बना लेते हैं इसके लिए, बहुत ज़्यादा भारी चीज़ नहीं बनाएंगे। एक ये और इसके जस्ट सामने रखने के लिए ये, इसको हमने प्लस चार्ज दे दिया, चार्ज दे सकते हैं ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसको माइनस चार्ज दे दिए, प्लस से माइनस कैसी लाइनें चलती हैं, प्लस से ये ऐसे चलेंगी स्ट्रेट, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रेट, 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 स्ट्रेट, स्ट्रेट। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? हाँ, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी, इसकी खासियत देखिए। अगर मैं एक रिंग लूँ क्राउड चेक करने के लिए, यहाँ पर लगाऊँ, यहाँ पर लगाऊँ, यहाँ पर लगाऊँ, यहाँ पर लगाऊँ, हर जगह कैसी क्राउडिंग है, सेम। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी है, सेम। तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर एक तरफ हो, सेम डायरेक्शन हो, हर जगह उसका स्ट्रेंथ सेम हो, ऐसी एक विशेष टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसकी आगे हमको स्टडी करनी है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? और जो इधर उधर स्कैटर्ड हो जाती है, कहीं स्ट्रेंथ कम है कहीं ज़्यादा है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। तो ये किस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ आया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? स्ट्रेंथ कैसा रहेगा हर जगह? सेम। और डायरेक्शन भी कैसी रहेगी हर जगह? सेम। ठीक है, तो उसको लिख लीजिए, सेम डायरेक्शन, सेम स्ट्रेंथ। ओके, कॉर्नर में जब आप देखोगे तो ये लाइनें सीधी क्यों रहती हैं बीच वाली? क्योंकि ऊपर वाले का रिपल्शन है, नीचे वाले का रिपल्शन है, इसलिए सीधा रहना पड़ता है। लेकिन नीचे वाले, यहाँ से अगर आप लाइन देखोगे तो ये कैसा रहेगा? मुड़ जाएगा। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? कर्व। यहाँ से आप लाइन देखोगे तो ये ऐसे मुड़ जाएगा। अल्टीमेटली प्लस से माइनस जाना है, लेकिन ये मुड़ जाएगी, कर्व हो जाएगी, क्योंकि ऊपर कोई लाइन नहीं है जो इसको रिपल करके सीधा रखे, नीचे कोई लाइन नहीं जो इसको रिपल करके सीधा रखे। तो यहाँ पर कर्लिंग इफेक्ट मिलता है। समझ आया? तो ये 3 तरह के शेप हो गए। चौथे तरह का शेप डाइपोल, जो भी आप बना चुके, यहाँ मैंने मिटा दिया, बनाए थे ना प्लस माइनस लेके, डाइपोल। और इससे पहले हम 2 बना चुके हैं, तो वापस से उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। ये मैं आपके लिए दे देता हूँ जॉब, आप लोग फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लो, ताकि आप लोग का बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाइए। ठीक है, 90 डिग्री विशेष ध्यान रखना, कैसे कैसे बना रहे थे हम लोग। ठीक है, दिस इज ड्यू टू डाइपोल। और एक सिमिलर चार्ज वाला जो आप बना चुके हैं वो आप बना लेना।
प्लस चार्ज या माइनस चार्ज के लिए, वो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, उसकी वजह से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। ओके, अब इसके बाद, अब चूंकि डायपोल का इंट्रोडक्शन हो गया है तो हम लोग अब डायपोल पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ये पूरा यूनिवर्स डायपोल से ही बनता है, हम और आप सब डायपोल से ही बने हुए हैं, ठीक है। ओके, तो डायपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल रख दें तो कैसे बिहेव करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको यहीं पे क्लोज करते हैं।